सोचिए, गेमिंग वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग होना और फिर उसी औरत के हाथों चीट होना, पीठ में छुरा घोंपा जाना और मरने के लिए छोड़ दिया जाना जिससे आपने प्यार किया। लेकिन मिरियाड वर्ल्ड्स गेम ने रियलिटी को निगल लिया और मौत आखिर नहीं थी। सू मोबाइल रिवेंज के साथ रीस्पॉन करता है। वो अल्टीमेट एसएसएस रैंक गॉड क्लास नेक्रोमैंसर अवेकन करता है। लेकिन कैच, उसका रियल वर्ल्ड बॉडी इतना बुरी तरह टूट चुका था कि उसका मैक्सिमम एचपी हमेशा के लिए सिर्फ एक पर लॉक है। एक हल्की सी स्क्रैच और इंस्टेंट डेथ। तो एक हेल्थ पॉइंट वाला आदमी कैसे सरवाइव करेगा, गेम को ब्रेक करेगा और अपने बिट्रेयर्स से हिसाब बराबर करेगा? ये आपको खुद देखना होगा। कहानी की शुरुआत मोइपिस सिटी के किल जोन से हुई, जो शैडो मॉन्स्टर्स के हमले में घिरा हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि वॉरियर्स हैरान थे कि इतनी बड़ी संख्या में अनडेड आखिर अचानक कहां से आ गए। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि व्हाइट नाइट, वो प्लेयर जिसने अकेले ही बॉर्डर पार किया था, इसी सब के पीछे है। डेसोलेट गोस्ट कल्ट के प्रेसिडेंट जिचवान ने हालात देखते ही समझ लिया कि पावर गैप बहुत बड़ा है। उसने मन ही मन सोचा, क्या यही डिवाइन ड्रैगन एम्पायर के सबसे ताकतवर प्लेयर की असली ताकत है? उसे साफ समझ आ गया कि मोई पे सब बचाया नहीं जा सकता। एक ही इंसान इतनी तबाही मचा सकता है, ये बात वो मान ही नहीं पा रहा था। सबकी नजरें उस आकृति पर टिक गईं जो शैडो ड्रैगन के ऊपर खड़ी थी। सभी ने उसका नाम पुकारा, नेक्रोमैंसर व्हाइट नाइट। लोग उसे एक खौफनाक मॉन्स्टर कह रहे थे। वो रहस्यमयी शख्स जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं, अपना स्टाफ उठाकर अपनी लीजन को और अधिक पावर खींचने का आदेश देता है। पावर की लहरें उमड़ती हैं, लेकिन वो ठंडे स्वर में कहता है, ये अभी भी काफी नहीं है। वो घोषित करता है कि मिरियड वर्ल्ड्स गेम द्वारा मिले इस नए जीवन में वो केवल और अधिक मजबूत होता रहेगा। वो कहता है कि एक समय ऐसा था जब उसके पास सिर्फ 1 पॉइंट एचपी बचा था, मौत के कगार पर खड़ा, और सिर्फ 1 साल की लाइफ स्पैन शेष थी। फिर भी वो बच गया और आज यहां तक पहुंच गया। दृश्य कई महीने पहले ब्लू स्टार के एक हॉस्पिटल में लौटता है। एक मरीज के पास कोई मेडिकल इक्विपमेंट एडजस्ट कर रहा है और उसे मुंबई कहकर पुकारते हुए चेतावनी दे रहा है कि अगर वो मर गया तो उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। मरीज उस आवाज को पहचान लेता है, लियू रुयान। वो सोचता है, जब वो अभी जिंदा है तो वो इक्विपमेंट अनप्लग क्यों कर रही है? क्या उसे नहीं पता कि वो उसका फियांस है? लाल बालों वाली वो युवती बेहोश पड़े मुंबई से कहती है कि वो एक मरे हुए आदमी से अलग नहीं है और वो ये सब उसकी भलाई के लिए कर रही है। मुंबई हिल भी नहीं सकता, लेकिन पूरी तरह होश में है। उसे ये सब बेतुका लगता है। वो सू मुंबई, ब्लू स्टार का नंबर 1 प्लेयर, जिसकी कीमत ट्रिलियंस में थी, एक एक्सीडेंट के बाद वेजिटेबल बन चुका है। वो सब कुछ सुन सकता है, पर उसका शरीर जवाब नहीं देता। वो खुद से पूछता है, आखिर सब कुछ इस हालत तक कैसे पहुंचा? तभी उसका क्लासमेट जाओ हमेशा की तरह कमरे में घुसता है और पूछता है कि वो अब तक हिचकिचा क्यों रही है। क्या सच में उसे मुंबई से फीलिंग्स हो गई है? क्या वो प्लान पूरा नहीं कर पा रही? मुंबई के मन में सवाल उठता है, जाओ यहाँ क्यों है? जाओ उसके कमजोर पड़े शरीर के पास आता है और रुयान को याद दिलाता है कि मुंबई के माता पिता मर चुके हैं। जैसे ही वो मरेगा, वो अरबों की इनहेरिटेंस की लीगल एयर बन जाएगी। मुंबई अंदर ही अंदर सन्न रह जाता है और उन्हें कोसता है। जाओ रुयान को अपने करीब खींचते हुए स्वीकार करता है कि 5 साल पहले उसी ने उसे मुंबई के बिस्तर तक पहुंचाया था, ठीक इसी पल के लिए। वो कहता है, अगर उसने उस वक्त मुंबई को सीधे गाड़ी से कुचलकर मार दिया होता तो उन्हें इतना जटिल प्लान नहीं बनाना पड़ता। मुंबई को पछतावा होता है कि उसने इन्हें कभी अपने सबसे करीबी दोस्त समझा था। जाओ उसके चेहरे की ओर बढ़ता है और उसका ब्रीदिंग मास्क हटाने लगता है। वो हंसकर कहता है कि क्रैश के बाद भी जिंदा बच जाना उम्मीद से ज्यादा था, लेकिन अब तो आसमान भी उसे नहीं बचा सकता। वो मास्क खींचकर अलग फेंक देता है। नरक में जाओ। रुयान पूछती है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। अगर वो इतना ही बेचैन है तो कम से कम कमरा तो बदल लें। मरते हुए आदमी के सामने कुछ भी इंटिमेट करना बदकिस्मती लाता है। जाओ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, हंसते हुए कहता है, जरा इंतजार करो, अभी तो मैं संभालता हूं। वो मुस्कराकर उसे बैड बॉय कहती है। उधर मोबाइल जिंदगी से चिपका हुआ है। वो उन दोनों को मन ही मन श्राप देता है और समझ जाता है कि जिस दिन से वे मिले थे, उसी दिन से उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। वो किस्मत को कोसता है, जो उसे ऐसे शरीर में कैद किए हुए हैं जो हिल भी नहीं सकता। वो सोचता है, उसे यूं बेबस लेटे लेटे मौत का इंतजार क्यों करना पड़े। उसके हाथ ढीले पड़ रहे हैं, फिर भी वो होश बनाए रखने की कोशिश करता है। वो खुद से कहता है, वो ऐसा अंत स्वीकार नहीं करेगा। उसी क्षण बाहर लोग आसमान की ओर देखते हैं, जहां अचानक एक विशाल गेट प्रकट हो जाता है। कई लोग सोचते हैं, क्या ये एलियन इन्वेजन है? एक आवाज पूरे ब्लू स्टार पर गूंजती है, उन्हें बधाई देती है और घोषणा करती है कि उनकी दुनिया मिरियड वर्ल्ड्स गेम के लिए चुनी गई है। घोषणा होती है, सभी पार्टिसिपेंट 0 से शुरू करेंगे और नई जिंदगी पाएंगे। 30 सेकंड में मास ट्रांसमाइग्रेशन शुरू होगा। गेम की सारी जानकारी सीधे सबके दिमाग में अपलोड हो जाती है।
लोग अपना सिस्टम पैनल खोलते हैं और दंग रह जाते हैं। जो अफवाहें उन्होंने मिरियड वर्ल्ड्स गेम के बारे में सुनी थीं, वे सब सच थीं। कोई घबराकर पूछता है, यह आखिर किस तरह का गेम है? दूसरा कहता है, अमीरों को सबसे ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई पे टू विन एडवांटेज नहीं होगा। इस बीच जाओजू और रुयान, जो अभी अभी अपनी इच्छा पूरी कर चुके थे, घोषणा सुनते हैं। रुयान अपना सिस्टम पैनल चेक करती है और शिकायत करती है कि वो गेम्स में बहुत खराब है। एलियन रेसेस से लड़ना खतरनाक लगता है। जाओ गुस्से में है। अभी जब वो अरबों की इनहेरिटेंस लेने वाला था, तभी ये सब होना था। रुयान कहती है, जब तक सांस चल रही है, गेम में एंट्री मिल जाएगी। क्या उसे लगता है कि सू मोबाई भी जाएगा? जाओ तुनकतर कहता है, उसे शक है कि मोबाई 30 सेकंड भी जिंदा रहेगा, और अगर किसी तरह चला भी गया तो गेम में भी ट्रैश ही रहेगा। काउंटडाउन 0 के करीब पहुंचता है। टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाती है। मोबाई अब भी जीवन से चिपका हुआ है। वो सोचता है, क्या जो उसने सुना वो सच है? मिरियड रेल्म्स गेम, दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेशन। वो समझ जाता है ये उसका आखिरी मौका है। वो खुद से कहता है उसे मरना नहीं है, अभी नहीं, जब भागने का रास्ता आखिर सामने आया है। काउंटडाउन खत्म होता है। आसमान का गेट खुलता है और सभी अंदर खींच लिए जाते हैं। कई लोग घबराकर चिल्लाते हैं, वे जाना नहीं चाहते। कोई अपनी बच्चे की मां को पुकारता है। बेरोजगार लोग हंस रहे हैं, नई शुरुआत के लिए उत्साहित। जब गिरना थमता है, कोई विशाल हॉल की जमीन पर पड़ा होता है। वो उठने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि यह सपना नहीं है। वो फिर से हिल सकता है। वो मोबाई है। सिस्टम उसे ब्लू स्टार प्लेयर के रूप में मिरियड मॉल्स गेम में स्वागत करता है। उसका फिजिकल डेटा स्कैन होता है। उसे बताया जाता है कि उसकी डेजिग्नेशन डिसेंडर है। उससे अपना गेम नेम कंफर्म करने को कहा जाता है। मैकेनिकल वॉइस सुनकर मोबाइल के भीतर राहत दौड़ जाती है। वो कहता है, फिर से जिंदा होना अच्छा लग रहा है। वो नाम चुनता है, व्हाइट नाइट। सिस्टम उसे कंफर्म कर देता है। फिर अवेकनिंग एक्टिवेट होती है। बताया जाता है कि सभी प्लेयर्स स्टार हॉल में एक टैलेंट अवेकन करेंगे। टैलेंट की रैंक एफ से शुरू होकर एसएसएस तक कुल 9 टीयर्स होती हैं। मिरियड रेल्म्स गेम में राज करने के लिए एक शक्तिशाली टैलेंट जरूरी है। मोबाइल जानता है कि हर डिसेंडर को एक टैलेंट मिलेगा, और अगर उसे शीर्ष तक पहुंचना है तो उसे मजबूत टैलेंट चाहिए। वो अपनी किस्मत पर भरोसा रखता है। कुछ देर बाद वो स्तब्ध रह जाता है। सिस्टम उसे बधाई देता है, उसने एस रैंक फॉरबिडन टैलेंट असेंशन अवेकन किया है। इफेक्ट्स समझाए जाते हैं। 1. प्रमोशन, किसी भी आइटम या स्किल को बिना किसी कॉस्ट के स्थायी रूप से एक रैंक अपग्रेड करना। 2. सब्लिमेशन, रिसोर्सेज कंज्यूम करके किसी भी आइटम या स्किल को कई रैंक्स तक स्थायी रूप से अपग्रेड करना। 3. कैटेक्लिज्म, लाइफ स्पैन कंज्यूम करके किसी भी आइटम या स्किल को 3 रैंक्स तक स्थायी रूप से पर्ज करना और उसे कैटेक्लिज्म ट्रेट देना। पहली बार उपयोग फ्री होगा। उसके चारों ओर गोल्डन लाइट फूट पड़ती है। सिस्टम उसे क्लास चुनने को कहता है। वो ऑप्शंस देखता है। बेसिक क्लासेस फिजिकल, मैजिकल, डिफेंसिव और सपोर्ट में बटी हुई हैं। इतना शक्तिशाली टैलेंट होने के बाद क्या उसे वॉरियर बनना चाहिए या मेज? तभी एक एरर मैसेज चमकता है। सिस्टम बताता है कि प्लेयर व्हाइट नाइट के बेस स्टैट्स रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, इसलिए सभी इनकम्पैटिबल क्लासेस हटा दी गई हैं। मोबाइल चकित है, रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या? सिस्टम जवाब देता है, उसके इनिशियल स्टैट्स के आधार पर उसके लिए केवल एक ही क्लास उपलब्ध है, नेक्रोमांसर। वो दंग रह जाता है, सिर्फ एक विकल्प। वो विरोध भी नहीं कर पाता कि क्लास तुरंत उसके साथ फ्यूज हो जाती है। सिस्टम उसे सक्सेसफुल क्लास सिलेक्शन पर बधाई देता है। मोबाइल शिकायत करता है उसे चुनने का मौका ही नहीं मिला। एक नेक्रोमांसर स्टाफ उसके हाथ में प्रकट होता है। उसे लगता है शायद इतना बुरा भी नहीं, लेकिन तभी वो स्टेटस पैनल देखता है और चीख उठता है। उसका एचपी स्थायी रूप से 1 पर लॉक्ड है, मतलब कुछ भी छू ले तो वो तुरंत मर सकता है। और भी बुरा, उसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल बची है। वो सोचता है अगर इतनी आसानी से मरना तय है तो एस रैंक टैलेंट का क्या फायदा? अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं। वो फैसला करता है, सब कुछ दांव पर लगाएगा। उसे अचानक याद आता है कि उसके पास असेंशन टैलेंट है। वो कैटेक्लिज्म का उपयोग करके अपनी क्लास अपग्रेड करने का निर्णय लेता है। सिस्टम बताता है नेक्रोमांसर क्लास को 3 रैंक्स अपग्रेड करने के लिए सामान्यतः 1 लाख साल की लाइफ स्पैन चाहिए, लेकिन कैटेक्लिज्म का पहला उपयोग फ्री है। कंफर्मेशन मांगा जाता है, वो स्वीकार कर लेता है। बधाई संदेश उभरता है। प्लेयर व्हाइट नाइट ने एक्सक्लूसिव हिडन क्लास डेथ सॉवरेन में एडवांस किया है। उसका स्टैट ग्रोथ अपडेट होता है। अब उसे हर लेवल पर 15 फ्री स्टैट पॉइंट्स मिलेंगे। वो स्किल्स, लाइफ लिंक और समन बूस्ट सीखता है और एक्सक्लूसिव आइटम बुक ऑफ डेथ प्राप्त करता है। उसकी हिडन क्लास को कैटेक्लिज्म ट्रेड भी मिल जाता है। मोबाई हंसता है, नाम सुनने में काफी फॉर्मिडेबल लगता है। तभी एक यूनिवर्सल नोटिफिकेशन हॉल में गूंजती है। माइडेड वर्ल्ड्स गेम 10 सेकंड में शुरू होगा, प्लेयर व्हाइट नाइट तैयार रहें।
मोबाइल को एहसास होता है वो अपग्रेड्स में बहुत समय लगा चुका है, उसे तुरंत गेम में प्रवेश करना होगा। लेकिन काउंटडाउन खत्म होने से पहले उसे लियू रुयान और जाओ झू याद आते हैं। वो धीमे स्वर में कहता है वे उसका इंतजार करें क्योंकि वो आ रहा है। वो वादा करता है वो उन दोनों को असली डिस्पेयर का मतलब सिखाएगा। जब काउंटडाउन आखिरकार खत्म हुआ तो गेम ने अपने घातक रूल्स उजागर कर दिए। जो भी मरता उसके लेवल्स घट जाते और उसके लाइफ स्पैन से 10 साल कम हो जाते। घोषणा के तुरंत बाद व्हाइट नाइट खुद को टेलीपोर्ट होकर एक छोटे से विलेज में पाता है जहां चारों ओर कंफ्यूज्ड प्लेयर्स खड़े थे। कुछ घबराए हुए थे तो कुछ नए एडवेंचर की शुरुआत को लेकर उत्साहित। सिस्टम ने बताया कि वे अब डिवाइन ड्रैगन एम्पायर के नॉविस विलेज नंबर 9527 में हैं। हर जर्नी यहीं से शुरू होती है। जहां कई प्लेयर्स जल्दी जल्दी पार्टी बनाने में जुट गए, वहीं व्हाइट नाइट ने तय किया कि पहले अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करना ज्यादा समझदारी होगी। उसने अपनी स्किल लिस्ट खोली और अपनी पहली एबिलिटी देखी, समन स्मॉल स्केलेटन। ये एक एफ रैंक स्किल थी जो एक कमजोर स्केलेटल कंपेनियन को बुलाती थी। उसके पास स्कॉर्च भी था, एक और एफ रैंक एबिलिटी जो दुश्मनों पर एक छोटी सोल फ्लेम छोड़ सकती थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने नोट किया उसके पास एक ऑफेंसिव स्किल और एक समनिंग स्किल है। दोनों काम के थे, भले ही सिर्फ एफ रैंक ही क्यों ना हो। लेकिन जो चीज सच में उसका ध्यान खींचती है वो थी ए रैंक एबिलिटी लाइफ लिंक। ये उसे अपने समन्ड क्रीचर्स के साथ हेल्थ शेयर करने की इजाजत देती थी। और उससे भी बेहतर एक एस रैंक पैसिव एबिलिटी जो उसके सभी समन्स के स्टैट्स को 500% तक बढ़ा देती थी। संतुष्ट होकर व्हाइट नाइट ने निष्कर्ष निकाला कि लाइफ लिंक के साथ अब उसे सिर्फ एक हिट पॉइंट होने से डरने की जरूरत नहीं। अचानक उसके सामने गोल्डन लाइट में लिपटी एक ग्लोइंग एंशिएंट बुक प्रकट होती है। सिस्टम उसे पहचानता है, बुक ऑफ डेथ, उसकी क्लास का एक्सक्लूसिव आइटम जो लेवल 10 पर एक्टिवेट होता है। चूंकि वो अभी इसका उपयोग नहीं कर सकता था, उसने पहले अपनी समनिंग स्किल को टेस्ट करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने समन स्मॉल स्केलेटन एक्टिवेट किया, वो चौंक गया। एक की जगह 2 स्केलेटन्स प्रकट हुए। सिस्टम तुरंत बताता है कि उसका कैटेक्लिज्म ट्रेट एक्टिवेट हो गया है, जिससे उसकी एबिलिटीज का इफेक्ट दोगुना हो गया। अनअपेक्षित बोनस के बावजूद व्हाइट नाइट को अपने स्केलेटन्स खास प्रभावशाली नहीं लगे। तभी एक बॉल्ड प्लेयर उसके पास आया और उसे पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया, ये मानकर कि व्हाइट नाइट के पास ए रैंक टैलेंट है। व्हाइट नाइट ने विनम्रता से मना कर दिया, वो अकेले लेवल अप करना पसंद करता है। बॉल्ड आदमी पहले शर्मिंदा हुआ, फिर नाराज। वो उसके पीछे चिल्लाया, समनर तो एक मुर्गी भी नहीं मार सकता। गांव में आगे बढ़ते हुए व्हाइट नाइट ने देखा कि कई प्लेयर्स लो लेवल फार्म एनिमल से ही जूझ रहे हैं। यहां तक कि लेवल 1 कंट्री साइड चिकन्स जिनके पास 100 हेल्थ और 10 अटैक पावर थी, प्लेयर्स को परेशान कर रहे थे। हवा में झुंझलाहट भरी शिकायतें गूंज रही थीं। कुछ प्लेयर्स तो गेम छोड़ने का सोच रहे थे। उधर कुछ लोगों ने व्हाइट नाइट के बढ़ते स्केलेटन ग्रुप पर ध्यान दिया। वो आपस में फुसफुसाने लगे, उसकी किस्मत पर जलते हुए। लेकिन व्हाइट नाइट को किसी का मॉन्स्टर छीनने में दिलचस्पी नहीं थी। उसने खुद को याद दिलाया, अपनी क्लास के साथ वो एक साधारण चिकन भी नहीं हरा सकता। इसलिए उसने फॉरेस्ट की ओर रुख किया, उम्मीद में कि वहां उसकी एबिलिटीज के अनुकूल कोई ओपोनेंट मिलेगा। कुछ ही देर में झाड़ियों से डार्क रैबिट्स का एक समूह बाहर निकला। ये लेवल 2 रेड आइड रैबिट्स थे जिनके पास 150 हेल्थ थी, स्पष्ट रूप से हार्मलेस चिकन से ज्यादा ताकतवर। रैबिट्स उसकी ओर झपटे, लेकिन व्हाइट नाइट के स्केलेटन्स तुरंत आगे बढ़े, अटैक्स इंटरसेप्ट करते हुए उसे शील्ड कर लिया। उसे राहत महसूस हुई, उसे खुद लड़ने की जरूरत नहीं थी। आसपास कोई और प्लेयर नहीं था। उसने सोचा ये उसकी समनिंग एबिलिटी की लिमिट्स टेस्ट करने का सही मौका है। व्हाइट नाइट ने और स्केलेटन समन किए और छोटे स्क्वाड को पूरा जोर लगाकर अटैक करने का आदेश दिया। एक स्केलेटन रैबिट की ओर दौड़ा और भारी वार किया। क्रीचर को काउंटर अटैक का मौका ही नहीं मिला। तेजी से मिली जीत पर उसे 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उसने समझ लिया लेवल 1 तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी सिस्टम ने सूचित किया लाइफ लिंक भी दोगुना हो गया है, जिससे उसे अतिरिक्त 800 हेल्थ मिली। अचानक वो पहले से कहीं ज्यादा ड्यूरेबल हो गया। फिर भी अनचाहा ध्यान न खींचने के लिए उसने खुद को सिर्फ 4 स्केलेटन समन करने तक ही सीमित रखा, जबकि वो फॉरेस्ट में लेवलिंग जारी रखता रहा। फिर भी कुछ प्लेयर्स की नजर उस पर पड़ ही गई। वे स्तब्ध रह गए। किसी को 4 समन क्रीचर्स कॉन्फिडेंटली कंट्रोल देख उन्होंने मान लिया कि वो पूरे विलेज के सबसे ताकतवर प्लेयर्स में से एक है। कुछ समय बाद व्हाइट नाइट आखिरकार लेवल 1 पर पहुंचा और उसे नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। कैरेक्टर पैनल खोलकर उसने पॉइंट्स सावधानी से बांटे, 4 एजिलिटी में और 11 स्पिरिट में। तभी उसके मन में नया विचार आया, क्यों ना अपने प्रमोशन टैलेंट से स्किल्स को और एनहांस किया जाए। रिस्क लेते हुए उसने टैलेंट एक्टिवेट किया। एक बार फिर उसका गैम्बल सफल रहा। उसकी सभी एबिलिटीज कहीं ऊंचे रैंक्स में अपग्रेड हो गईं।
वो रिजल्ट्स को घूरता रह गया, अविश्वास में। उसकी टोटल हेल्थ अब 9000 के करीब पहुंच चुकी थी और वो अब 20 सोल्जर्स तक समन कर सकता था। उसकी पावर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। नई ताकत के साथ व्हाइट नाइट ने तय किया, अब छिपने की जरूरत नहीं। वो बिना डरे अपनी पूरी आर्मी समन कर सकता है। स्किल्स अपग्रेड करने के बाद उसने अपने एक्सक्लूसिव आइटम की ओर भी ध्यान दिया। बुक ऑफ डेथ एक्टिवेट करके उसने उसे स्क्रिप्चर ऑफ डेथ में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो अब अतिरिक्त 15 स्पेल पावर देता था। फिलहाल उसने उस स्टैट को नजरअंदाज किया, उसका ध्यान कहीं और था। अपनी पूरी आर्मी असेंबल कर लेवल्स की हंट सच में शुरू हो चुकी थी। बिना एक पल गवाए उसने अपने स्केलेटन लीजन को फॉरेस्ट में दिखने वाले हर मॉन्स्टर पर अटैक करने भेज दिया। ज्यादा देर नहीं हुई कि एक विशाल क्रोधित फॉक्स सामने आ गया, लड़ाई के लिए तैयार। व्हाइट नाइट के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो एक साथ अपने सभी 20 स्केलेटन समन करने को तैयार था। अपग्रेडेड स्किल्स की वजह से समनिंग टाइम घटकर सिर्फ 2 सेकंड्स रह गया था। पलक झपकते ही उसके स्केलेटन्स फॉक्स और आसपास के कैट डीमंस पर टूट पड़े, उन्हें आसानी से खत्म करते हुए। हर डिफीटेड एनिमी उसे 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता गया और लेवलिंग अचानक बेहद आसान हो गया। कुछ ही देर में वो लेवल 2 तक पहुंच गया। अपनी आर्मी की ताकत पर भरोसा करते हुए व्हाइट नाइट ने लीजन को आगे बढ़ने का आदेश दिया, रिलेंटलेस पुश जारी रखते हुए। आधे घंटे बाद वो गेम के पहले डंजन मिस्ट फॉरेस्ट पर पहुंचा। सिस्टम ने तुरंत उसे आगे के खतरों से सावधान किया और पूछा क्या वो अकेले प्रवेश करना चाहता है। बिना हिचकिचाए उसने कंफर्म किया, अपने वफादार स्केलेटन आर्मी की ओर इशारा करते हुए। फिर सिस्टम ने डिफिकल्टी लेवल चुनने को कहा, नॉर्मल से लेकर हेल तक। एक पल भी गवाए बिना व्हाइट नाइट पोर्टल की ओर बढ़ा और हेल सिलेक्ट कर लिया। अगले ही पल वो हेल मोड मिस्टवेल फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो गया, जहां घना कोहरा हर चीज को निगल चुका था और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई थी। लेकिन उसे खुद स्काउट करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने मिनियंस को टारगेट ढूंढकर खत्म करने का आदेश दे दिया। स्केल्टन्स के साथ उसके मेंटल लिंक के जरिए जानकारी लगातार उसके दिमाग में उमड़ने लगी। आगे एक लेवल 8 एलीट मिस्ट ट्री डीमन दिखाई दिया था। सुमुबाई ने उसी दिशा में देखा। उसकी होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। लगता है बेट काम कर गया। सभी यूनिट्स पेड़ पर अटैक करो। मिस्ट ट्री डीमन ने बस अपना एक हाथ लहराया और एक स्केलेटन की भुजा तुरंत चकनाचूर हो गई। जैसा सोचा था, सुमुबाई ने आंखें संकरी की। एलीट मॉन्स्टर्स हल्के में वार नहीं करते, लेकिन उसके पास शेयर नंबर्स थे। कुछ ही पलों बाद सिस्टम की आवाज गूंजी, एलीट मिस्ट ट्री डीमन डिफीटेड, ओवर लेवल किल के लिए 50% बोनस ग्रांटेड। उसी क्षण उसके पीछे अचानक हलचल हुई। वो एक मिस्ट वाइन पाइथन था। सुमुबाई ने तुरंत रिएक्ट किया, आखिरी सेकंड में एम्बुश से बचते हुए। वो व्यंग से मुस्कुराया, स्नीक अटैक, ठीक है, तुम्हें रोस्ट करके खाऊंगा। कई तीखे एक्सचेंजेस के बाद सुमुबाई ने आखिरकार मिस्ट वाइन पाइथन को गिरा दिया। उसके मरते ही एक गियर ड्रॉप हुआ। दुर्भाग्य से वो लेदर आर्मर था, जो उसकी क्लास के लिए पूरी तरह बेकार था। जैसे जैसे वो डंजन के अंदर गहराई तक बढ़ता गया, उसका लेवल लगातार बढ़ता रहा और अंततः लेवल 5 तक पहुंच गया। हेल डिफिकल्टी सच में अपने नाम के लायक थी। ड्रॉप रेट्स पागलपन भरे थे। अब तक वो 3 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट और 2 स्किल बुक्स उठा चुका था। अफसोस, उनमें से सिर्फ एक वुडन स्टाफ ही उसमें काम का था और उसके स्टैट्स बेहद कमजोर थे। उसे जल्द ही एक असली वेपन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, डेफ कोडेक्स अपने आप उड़कर बाहर आ गया। सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी। ऑल एट्रीब्यूट्स 25 पॉइंट से बढ़ गए, साथ ही अनडेड यूनिट्स के खिलाफ बोनस डैमेज। सुमुबाई अनायास सोचने लगा, इस डंजन में तो अनडेड एनिमीज हैं ही नहीं। हाथ लहराते हुए उसने बुदबुदाया, इस गियर के साथ बॉस को टेस्ट कर सकता हूं। कुछ ही देर में एक सिल्वर रैंक मिस्ट वाइन पाइथन किंग उसकी नजर में आया। उसके दोनों ओर 2 एनहांस्ड एलीट गार्ड्स खड़े थे। मोबाई ने तुरंत हिसाब लगाया, बॉस के पास अकेले 80,000 से ज्यादा एचपी और ऊपर से 2 गार्ड्स। क्या उसके समन्स टिक पाएंगे, ये सवाल था। भाड़ में जाए, सीधा सामने से अटैक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसने आदेश दिया। सभी यूनिट्स चार्ज कर गए। सिर्फ एक एक्सचेंज के बाद उसके पास उसके बगल में सिर्फ एक स्केलेटन बचा था। फिर भी सुमुबाई मुस्कुराया, तुम चाहे जितना जोर से मारो, स्केलेटन स्वॉर्म से ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। 2.5 घंटे की ग्राइंडिंग वॉरफेयर के बाद दोनों गार्ड्स आखिरकार गिर गए। सुमुबाई ने माना इकट्ठा किया और हंसा। गार्ड्स डाउन, बॉस पर फोकस फायर। उसने एक बर्न स्पेल फेंका, फिर अचानक ठिठक गया। क्या बकवास, डैमेज इतना कम क्यों है? उस अटैक ने तुरंत पाइथन किंग को एनरेज कर दिया। हर बाइट में वो स्केलेटन्स को निगलता गया और उसकी विशाल पूंछ के एक स्वीप ने दर्जनों को साफ कर दिया। कोई विकल्प न बचा, सुमोबाई ने फ्रंट लाइन जिंदा रखने के लिए लगातार समन करना शुरू कर दिया।
जैसे ही वो अगली चाल सोच रहा था, मिस्ट वाइन पाइथन किंग ने अचानक उस पर पॉइजन स्प्रे छोड़ दिया। तुम मजाक कर रहे हो, ये बॉस प्लेयर को टारगेट करना भी जानता है। जहर उसके पूरे शरीर पर फट पड़ा, फिर भी उसे 0 डैमेज हुआ। सुमुबाई के होठों पर मुस्कान तैर गई। शेयर्ड एचपी की वजह से उसका इफेक्टिव हेल्थ पूल पहले ही 1 लाख पार कर चुका था। बस इतना ही, तो मर जाओ। और एक और थका देने वाले 2.5 घंटे की लड़ाई के बाद पाइथन किंग आखिरकार ढह गया। सिस्टम नोटिफिकेशंस गूंज उठी। सुमुबाई को सोलो बॉस स्किल बोनस मिला। फिर पूरे विलेज में अनाउंसमेंट हुआ, कांग्रेचुलेशंस, फर्स्ट प्लेयर टू सोलो अ सिल्वर रैंक बॉस। आसपास खड़े प्लेयर्स तुरंत अविश्वास में फट पड़े। ये जरूर कोई रीइंकारनेटर है हैक्स के साथ। उसका टैलेंट कम से कम एस रैंक, शायद एसएसएस होगा। यहां तक कि वो ग्रुप भी जो अभी तक वॉकिंग चिकन से जूझ रहा था, बौखला उठा। हम मिलकर एक मुर्गी नहीं मार पा रहे और वो बॉस सोलो कर गया। किसी ने कड़वाहट से कहा, लगता है ट्रांसमिग्रेशन से पहले भी आम लोग वेज स्लेव्स थे और अब कैनन फॉडर। दूसरी तरफ किसी ने धीमे से बुदबुदाया, तो सोलो बॉस करने पर ग्लोबल अनाउंसमेंट ट्रिगर होता है। अगर पता होता तो मेपल को उस ब्लैक आयरन बॉस को सोलो करने देता। मेपल ने लाचार होकर सांस छोड़ी। मुझे इतना मत चढ़ाओ, मैं सिल्वर बॉस सोलो करने के लायक अभी नहीं हूं। वेल्दी वर्ल्ड ने भौएं उठाईं। तुमने एस रैंक टैलेंट अवेकन किया है, फिर भी व्हाइट नाइट तुमसे मजबूत है। क्या उसका टैलेंट एस रैंक से भी ऊपर है? उनके टीममेट्स भी बोल पड़े, एस रैंक, ये तो पागलपन है। बिग सिस वेल्दी वर्ल्ड, क्या हमें उसे टीम में इनवाइट करना चाहिए? वेल्दी वर्ल्ड आत्मविश्वास से मुस्कुराई, क्यों नहीं, आज तक किसी आदमी ने मेरा इनविटेशन ठुकराया नहीं। घोषणा के कुछ सेकंड बाद ही मुबाई के इनबॉक्स में फ्रेंड रिक्वेस्ट्स की बाढ़ आ गई। उसने झुंझलाकर सांस ली। मुझे लेवल्स ग्राइंड करने हैं, प्ले डेट्स के लिए वक्त नहीं। उसने बिना हिचकिचाहे सब रिजेक्ट कर दिए। फिर उसकी नज़र पहले गिरे बेसिक सोल स्टोन्स पर पड़ी। हर एक 30 डेज की लाइफ स्पैन देता था। बिना सोचे उसने वहीं अपग्रेड कर दिए। गोल्डन लाइट चमकी और एक अल्टीमेट सोल स्टोन सामने आया। जैसा उसने सोचा था, 6 स्टोन्स मिलकर लगभग 2 साल की लाइफ स्पैन बन गए। मुफ्त में लाइफ फार्म करने की खुशी लत लगाने वाली थी। साफ था, उसे और सोल स्टोन्स जमा करने होंगे। फिर उसने नई गिरे गियर के ढेर की ओर देखा। सब में से सिर्फ एक पॉइजन रिंग काम की थी। अब उसकी अपग्रेडेड स्पेल्स पॉइजन डैमेज भी देंगी। मुबाई ने संतोष से सिर हिलाया। अगर रॉ डैमेज काफी नहीं तो पॉइजन कमी पूरी करेगा। पीछे स्केलेटन रैंक्स को देखते हुए वो थोड़ा खिन्न हुआ। इतने लो टियर बॉस पर इतने स्केलेटन्स खो देना, मतलब समन्स अभी भी काफी मजबूत नहीं थे। अब उसके पास गोल्ड था, समय था ट्रांसेंडेंस आजमाने का और समनिंग स्किल को और आगे बढ़ाने का। लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट देखते ही उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। एक ट्रांसेंडेंस के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स, काफी महंगा था। फिर भी गोल्ड फिर से कमाया जा सकता है, उसे ये करना ही होगा। अगले ही पल समन लेसर स्केलेटन इवॉल्व होकर समन स्केलेटन सोल्जर बन गया। अब जो यूनिट्स बुलाए जा रहे थे वो फॉडर नहीं, बल्कि स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन आर्चर्स थे। हाँ, ये गोल्ड सही जगह लगा। उनके स्टैट पैनल्स चेक करते ही मुबाई मुस्कुराया। अब ये असली कॉम्बैट पावर है। उसने हाथ उठाकर आदेश दिया, मिनियंस आगे एक्सप्लोर करो। सामने मॉन्स्टर्स पर नजर गड़ाकर उसने ठंडा आदेश दिया, गॉब्लिन्स हो या नहीं, रेंज्ड यूनिट्स, पहले एक पर फोकस फायर। उधर बिगिनर विलेज में हलचल मची हुई थी। कई टीम्स रिक्रूट कर रही थीं, दावा कर रही थीं कि लेवल 5 पहुंचते ही सब मिलकर मिस्टवेल फॉरेस्ट टैकल करेंगे। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, ब्रदर्स, मैं डोमिनियन गिल्ड बनाना चाहता हूं और मिरियड वर्ल्ड्स गेम एक्सप्लोर करना चाहता हूं, कोई इंटरेस्टेड? तुरंत किसी ने ताना मारा, तुम खुद को समझते क्या हो, अभी लॉगिन किया है और वर्कर्स हायर कर रहे हो। बिना विचलित हुए उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। ए रैंक टैलेंट, बॉर्न लीडर, उसे फ्री गिल्ड क्रिएशन देता था और गिल्ड जितनी मजबूत उसे उतना ही पर्सनल बूस्ट। ये देखते ही भीड़ का रवैया पलट गया। प्लेयर्स आगे बढ़कर ज्वाइन करने की गुहार लगाने लगे। उसी समय एक ग्लोबल पिंड अनाउंसमेंट उभरा, वेल्दी वर्ल्ड, ब्रदर व्हाइट नाइट, क्या आप मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे? मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। गांव में फिर शोर मच गया। मैंने दर्जनों मॉन्स्टर्स मारे, 100 कॉपर भी नहीं, और ये बिग स्पेंडर 10 गोल्ड सिर्फ मैसेज भेजने पर उड़ा रही है। और ये व्हाइट नाइट है कौन? ये संदेश देखकर सुमुबाई भी यही सोच रहा था, जो 10 गोल्ड जला सकता है सिर्फ संपर्क के लिए, उससे मिलना बनता है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही वेल्दी वर्ल्ड ने पार्टी इनवाइट भेज दिया, गियर और स्किल्स की पूरी कवरेज और अप फ्रंट 100 गोल्ड पेमेंट का वादा। सुमुबाई को जाल की गंध आई। उसने सीधे पूछा, तुम्हारे पास इतना पैसा क्यों है और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं?
उसका जवाब सीधा था। उसके पास एसएसएस रैंक टैलेंट गॉड ऑफ वेल्थ था और उसके लिए पैसा सिर्फ नंबर्स थे। उसका स्टैट पैनल देखकर सुमुबाई भी दंग रह गया। ये गॉड ऑफ वेल्थ टैलेंट बेहिसाब ताकतवर था। फिर भी पार्टी में एक चलती फिरती एटीएम होने की कीमत होती है। टीम अप करने का मतलब रिस्ट्रिक्शंस और अपने ट्रम्प कार्ड्स एक्सपोज होने का जोखिम। थोड़ा सोचने के बाद सुमुबाई ने साफ मना कर दिया। फिलहाल वो सोलो ही रहना चाहता था। वेल्दी वर्ल्ड का चेहरा तुरंत उतर गया। क्या? उसने मुझे मना करने की हिम्मत की? बाकी लोग थोड़ी देर हैरान रहे, फिर कंधे उचकाए। तो क्या हुआ? उसके बिना भी लड़ सकते हैं, बस थोड़ा अंडर गियर्ड है और थोड़े धीमे। तभी वेल्दी वर्ल्ड को एक और मैसेज मिला। डील करने में इंटरेस्टेड? डील? जवाब सीधा था। मेरे पास स्पेयर गियर और स्किल बुक्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी टीम को शायद चाहिए। ग्रुप तुरंत उत्साहित हो गया। कमाल है, वो गियर बेचना चाहता है। जल्द ही तय हुआ, अपने अपने टास्क खत्म करने के बाद ट्रेड करेंगे। मेपल साफ तौर पर उत्साहित था। वो गियर मिल गया तो मेरी कॉम्बैट पावर स्पाइक करेगी, फार्मिंग स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। उसी वक्त पास में एक ब्रॉन्ज रैंक बॉस स्पॉन हुआ। वेल्दी वर्ल्ड ने मेपल की ओर देखा। सोलो कर सकते हो? मेपल ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। हो जाना चाहिए। ठीक है। वेल्दी वर्ल्ड ने तुरंत फैसला किया। सारे हीलिंग पोशंस मेपल को दो, बाकी पार्टी से दूर हट जाओ, पेरीमीटर सिक्योर करो, कोई इंटरप्शन नहीं। इस बार सिस्टम अनाउंसमेंट हमारा होगा। वो धीरे से बोली, गो मेपल। मेपल ने स्पीयर कसकर पकड़ा। अंडरस्टूड। उसकी साफ एग्जीक्यूशन और सटीक मूवमेंट देखते हुए वेल्दी वर्ल्ड संतुष्ट मुस्कुराई। ये सोलो बॉस किल पक्का लग रहा था। इसी बीच मिस्टवेल फॉरेस्ट के दूसरी ओर सुमुबाई गॉब्लिन चीफ्टेन को गिराकर लेवल 6 पहुंच चुका था। पीछे पूरी स्केलेटन लीजन के साथ वो हेल्थ डिफिकल्टी को प्रैक्टिकली स्टीम रोल कर रहा था। असल परेशानी सिर्फ लूट उठाने की थकान थी। तभी उसकी नजर एक एम्ब्लेम पर पड़ी, जिसके स्टैट्स हैरान करने वाले अच्छे थे। लेकिन जैसे ही उसने उसे इक्विप किया, जंगल की गहराई से गरज उठी। स्केलेटन सोल्जर्स का एचपी आधा हो गया और धुंध के पार एक गुस्सैल आवाज गूंजी, तुम निकम्बी हड्डियों, मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत। तुरंत सिस्टम अलर्ट आया। स्केलेटन सोल्जर्स की भारी मौजूदगी ने गॉब्लिन किंग की दबी हुई यादें जगा दी हैं। मिस्टवेल फॉरेस्ट का एग्जिट सील कर दिया गया है। डंजन से बाहर जाने के लिए गॉब्लिन किंग को हराना होगा। 2 मिनट के भीतर टारगेट डिफीट करने पर मिस्टवेल फॉरेस्ट की हिडन स्टोरी लाइन ट्रिगर होगी। आर्केन सिंबल से भरी स्क्रीन को देखते हुए मुबाई ने जीभ चटकाई। कमाल है, एग्जिट सील और मेरे समन्स ने हिडन इवेंट ट्रिगर कर दिया। अगर ऐसा है तो देख लेते हैं ये मॉन्स्टर कैसा है। गरज की दिशा में बढ़ते हुए वो जल्द ही गॉब्लिन किंग के डोमेन पहुंचा। वहां एक असामान्य रूप से विशाल गॉब्लिन खड़ा था, पेट बाहर निकला हुआ, बैटल एक्स लहराता हुआ। तुम्हारी हर सड़ी हुई हड्डी तोड़ दूंगा। स्टेटस पैनल खुलते ही मुबाई की आंखें सिकुड़ गईं। गोल्ड रैंक का बॉस, फ्रेंजीड स्टेट में, और उसे 2 मिनट में मारना है। मुश्किल है, लेकिन उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। असंभव नहीं। सभी यूनिट्स अटैक। अगले ही पल गॉब्लिन किंग ने पहले चार्ज किया। स्केलेटन लीजन उससे टकराई। एक क्रूर क्लैश भड़क उठा। गॉब्लिन किंग ने सिर पीछे फेंककर दहाड़ा, तुम्हारी बदबू से ही घिन आती है, मर जाओ हर एक। उसने बैटल एक्स जमीन पर दे मारा। परख झपकते ही बिजली फटी। 30 मीटर के रेडियस में विनाशकारी सर्ज फैल गया। मुबाई की नजर तेज हो गई। ये डैमेज मजाक नहीं था। कोई भी सामान्य लेवल 5 प्लेयर तुरंत खत्म हो जाता। तुम्हारी बदकिस्मती है, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम मुझसे टकराए हो। बर्न। गॉब्लिन किंग की आंखें खून सी लाल हो गई। घटिया कीड़े, मुझ पर एम्बुश। उसी समय स्केलेटन सोल्जर्स ने वेव्स में फेंट्स लॉन्च किए। बस फोकस फायर, मुबाई गुर्राया। मैं मानने वाला नहीं कि तुम नहीं गिरोगे। जैसे ही उसे लगा बॉस को घिसा जा सकता है, गॉब्लिन किंग ने अचानक हाथ घुमाया और उसके पीछे एक टेलीपोर्ट गेट फाड़कर खोल दिया। मेरी ट्राइब के वॉरियर्स, इन गंदी हड्डियों को धूल बना दो। क्षण भर में काउंटलेस गॉब्लिन्स बाहर उमड़ पड़े। कहीं स्पष्ट रूप से एलीट वेरिएंट्स थे। मुबाई का चेहरा गंभीर हो गया। रीइंफोर्समेंट्स बुलाना ही काफी बुरा था, ऊपर से वे सब बर्जर्क स्टेट में थे। अब मामला सच में मुश्किल हो गया था। तभी गॉब्लिन किंग ने उसकी आंखों में सीधा देखा। आवाज गुस्से से भारी थी। शापित नेक्रोमैंसर, मैं अपने लोगों को लेकर मिस्टवेल फॉरेस्ट में छिपा था। फिर क्यों तुम हमें अकेला नहीं छोड़ते? उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि गॉब्लिन किंग आसमान में उछला और दहाड़ा। वॉरियर्स, इन्हें कुचल दो। शॉक वेव ने मुबाई को पीछे की ओर उछाल दिया, लेकिन शेयर्ड एचपी की वजह से वो किसी तरह खुद को संभाल पाया, मुश्किल से खड़ा रह सका।
उसकी नज़र तुरंत सख्त हो गई। तो इसे जल्दी खत्म करना होगा। उसने हाथ तेजी से उठाया। पहले आर्चर्स को खत्म करो। रेंज्ड यूनिट्स फायर। बेहद बड़ी स्केलेटन लीजन से घिरे होने के कारण ज्यादा समय नहीं लगा। लगातार 10 गॉब्लिन वॉरियर्स गिर गए। गॉब्लिन किंग पूरी तरह बेकाबू हो गया, गुस्से में गरजता हुआ। नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। मैं फिर कभी तुम्हारा स्लेव नहीं बनूंगा। उसी क्षण सिस्टम अलर्ट चमका। Congratulations to Maple Leaf for becoming the first player to solo a bronze rank boss. पहला किल अनाउंसमेंट उससे छिन गया था। मुबाई ने बस एक नजर डाली और तुरंत ध्यान वापस लड़ाई पर लगा दिया। जो भी हो, डिस्ट्रैक्शन का समय नहीं, फुल असॉल्ट। स्केलेटन आर्मी की रिलेंटलेस एडवांस के सामने गॉब्लिन फोर्सेस ढहने लगे, कदम दर कदम पीछे हटते हुए। आखिरकार गॉब्लिन किंग की ताकत भी चुक गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं करता। अगले ही सेकंड गड़गड़ाती सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी। सोलो गोल्ड रैंक बॉस डिफीटेड। और इस बार सोल स्टोन रिवॉर्ड उम्मीद से 2 स्टोन्स ज्यादा था। लेकिन मुबाई ने अचानक महसूस किया बॉस ने कोई गियर ड्रॉप नहीं किया। क्या ये किसी हिडन स्टोरी लाइन से जुड़ा था? उधर दूसरी तरफ काउंटलेस प्लेयर्स डोमिनियन टैलेंट के बफ्स का फायदा पाने के लिए गिल्ड ज्वाइन करने की कोशिश में चापलूसी कर रहे थे। किसी ने ताना मारा, वो मेपल बस लकी था, हमें सीधे गोल्ड रैंक बॉस पर जाना चाहिए। डोमिनियन ने बेबस होकर जवाब दिया, तुम मुझे क्या समझते हो, इनविंसिबल? जो भी दिखे उसे मार दूं। उसी वक्त एक और अनाउंसमेंट चमका। सू मुबाई ने सोलो एक गोल्ड रैंक बॉस मार दिया था। पूरी भीड़ सन्न रह गई। प्लेयर्स सोचने लगे, सू मुबाई ने आखिर कौन सी क्लास अवेकन की है? क्या ये सच में एसएसएस रैंक प्रोफेशन हो सकती है? मेपल, जिसने अभी अभी सिल्वर रैंक बॉस गिराया था, फिर से स्तब्ध रह गया। इस आदमी की ताकत डरावनी थी। वेल्दी वर्ल्ड ने मेपल के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराई। रिलैक्स, मायरेड वर्ल्ड्स गेम अभी शुरू हुई है। सुमुबाई को कैचअप करने के बहुत मौके मिलेंगे और मेरे रहते तुम्हारी ग्रोथ स्पीड उससे ज्यादा ही होगी। मेपल ने सिर हिलाया। सही है, चलो अगला डंजन देखते हैं। फोकस फिर सुमुबाई पर लौट आया। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, गॉब्लिन किंग को 2 मिनट के अंदर हराने के कारण डंजन डिफिकल्टी डिजास्टर लेवल तक बढ़ा दी गई है। सुमुबाई ने बिना हिचकिचाहे तुरंत स्केलेटन समन कर दिए। उसी क्षण गॉब्लिन किंग की लाश बदलने लगी। उसके सातों छिद्रों से काला धुआं धीरे धीरे रिसने लगा। जैसे ही वो धुआं मुबाई से टकराया, भारी और अनजानी यादों का सैलाब उसके दिमाग में भर गया। उसे गॉब्लिन किंग और गॉब्लिन रेस का अतीत दिखा। वे कभी नेक्रोमांसर्स के स्लेव थे, खुद गॉब्लिन किंग भी। सभी गॉब्लिन्स को पिंजरों में बंद किया जाता, बार बार ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता। वे छोटे स्केलेटन्स जो उसने पहले समन किए थे, जीवन में गॉब्लिन्स ही थे। गॉब्लिन किंग की लाश धीरे धीरे हवा में उठी। अगले ही पल शरीर फट गया। आर्मर पहने और सिर पर क्राउन धारण किए एक स्केलेटन किंग प्रकट हुआ। प्राचीन नेक्रोमांसर्स की सबसे सफल क्रिएशंस में से एक, ऐसी चीज जिसे न्यूबी विलेज में कभी नहीं होना चाहिए था। स्केलेटन किंग ने अपनी हड्डी वाली हथेलियों को देखा और पछतावे से बोला, आखिर में मैं अनडेड बनने से नहीं बच सका। उसने हाथ उठाया और ठंडे स्वर में आदेश दिया, मेरे लिए लड़ो वॉरियर्स। उसका हाथ गिरते ही एक विशाल एंशिएंट स्वॉर्ड हवा में प्रकट हो गई। गॉब्लिन किंग के पूरी तरह बदले हुए स्टैट पैनल को देखते हुए मुबाई ने एक ही निष्कर्ष निकाला, ये चीज इस स्टेज पर आने के लिए बनी ही नहीं थी। स्केलेटन किंग ने एंशिएंट स्वॉर्ड उठाई और गगन भेदी दहाड़ लगाई। 3 जोड़ी स्केलेटन्स फॉर्मेशन में आगे बढ़े। कुल 6 थे, लेकिन हर एक मुबाई के 4 मिनियंस के बराबर था। अचानक स्केलेटन किंग ने स्वॉर्ड मुबाई की ओर तान दी और गरजा, सभी दुश्मन अनडेड बनेंगे, हमारी तरह। मुबाई ये सोच ही रहा था कि सीधा भिड़े या नहीं, तभी सिस्टम ने एक और अलर्ट जारी किया। हिडन स्टोरी लाइन, गॉब्लिन किंग्स नाइटमेयर एक्टिवेटेड। न्यूबी विलेज प्रोटेक्शन डिसेबल्ड। मृत्यु पर प्लेयर अपनी लाइफ स्पैन का 10% खोएगा, कम से कम 10 साल। चाहे सारे लाइफ स्टोन्स अब्सॉर्ब कर ले, काफी नहीं होगा। अगले ही सेकंड स्केलेटन किंग ने स्वॉर्ड नीचे गिराई और एक ही वार में 6 स्केलेटन वॉरियर्स मिट गए। मुबाई की नजर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने तुरंत फिर से समन कास्ट किया, लेकिन उसकी मौजूदा मैना के साथ वो सिर्फ 120 स्केलेटन वॉरियर्स ही बुला सकता था, और ये अब भी बिल्कुल काफी नहीं था। स्केलेटन किंग बनने के बाद गॉब्लिन किंग की डिफेंस आसमान छूने लगी। ना तो स्केलेटन वॉरियर्स और ना ही स्केलेटन आर्चर्स कोई इफेक्टिव डैमेज दे पा रहे थे। मुबाई ने तुरंत आकलन किया, अब सिर्फ एक ऑल और नथिंग गैम्बल ही बचा है। उसने सारे लाइफ स्टोन्स कंज्यूम कर दिए और डिजास्टर टीयर एवोल्यूशन की कॉस्ट कैलकुलेट की। जैसे ही एब्जॉर्प्शन पूरा हुआ, सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आया।
स्किल अगर सी रैंक में म्यूटेट होता है तो 3 ब्रांचेस अनलॉक होंगी। समन स्केलेटन वॉरियर, समन स्केलेटन आर्चर और समन स्केलेटन मेज। प्लीज चूज। लेकिन उसके सामने जो खड़ा था वो गॉब्लिन किंग था। लो एचपी पर भी उसके पास टेरिफाइंग पावर थी। लो डिफेंस चॉइसेस जैसे आर्चर्स या मेजेस तुरंत ढह जाते। मोबाइल ने बिना एक पल गंवाए समन स्केलेटन वॉरियर चुन लिया। अगले ही क्षण डिजास्टर ट्रेट एक्टिवेट हो गया। स्केलेटन वॉरियर की मैक्स एचपी 500% बढ़ गई। अटैक पावर 100% बढ़ गया। सिर्फ एक सी रैंक स्किल पर इतना भयानक बूस्ट, मोबाइल के चेहरे से सारी टेंशन गायब हो गई। अब जब वो स्केलेटन वॉरियर समन कर सकता था तो देखना था कि असली नंबर्स किसके पास हैं। अगले ही सेकंड 2 विशाल स्केलेटन वॉरियर्स ग्रेट सोर्ड्स थाने समनिंग सर्कल से बाहर निकले। सुमुबाई ने आदेश दिया, उस चीज को गिरा दो। दोनों स्केलेटन वॉरियर्स अपनी ग्रेट सोर्ड्स घसीटते हुए सीधे गॉब्लिन किंग की ओर टूट पड़े। बाकी स्केलेटन आर्मी ने फुल फायर पावर खोल दी और गॉब्लिन किंग द्वारा समन किए गए स्केलेटन्स तुरंत मिटा दिए गए। सुमुबाई ने अपना स्टाफ फिर घुमाया। 2 और स्केलेटन वॉरियर्स बैटलफील्ड में उतर आए। अपनी फोर्सेस को एक एक कर कटते देख स्केलेटन किंग फ्रेंजी में चला गया और गरजा, तू इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट स्केलेटन्स को कंट्रोल करने की हिम्मत करता है, असली स्केलेटन किंग मैं हूं। मोबाइल ने नोटिस किया गॉब्लिन किंग ने अपनी डिफेंस घटाकर पावर एम्पलीफाई की है। वो हंसा, गॉब्लिन किंग क्यों परेशान हो रहे हो, तुम बस अपनी मौत तेज कर रहे हो। अनगिनत स्वॉर्ड स्ट्राइक्स की बारिश के बीच गॉब्लिन किंग की दूसरी जिंदगी भी खत्म हो गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों की सोल फायर धीरे धीरे बुझने लगी। मैं ये स्वीकार नहीं करता। अचानक सुनहरी रोशनी आसमान में फूट पड़ी। गॉब्लिन किंग के 2,70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स उमड़कर मोबाइल में समा गए और वो एक और लेवल अप हो गया। साथ ही सर्वर वाइड अनाउंसमेंट गूंज उठा। उसी क्षण सुमुबाई को कुछ अजीब लगा। सिस्टम हेल डिफिकल्टी दिखा रहा था, जबकि उसने साफ तौर पर डिजास्टर लेवल डंजन क्लियर किया था। उधर मिस्ट वेल फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर वो आदमी जोर जोर से अपनी गिल्ड प्रमोट कर रहा था। जो प्लेयर्स कुछ क्षण पहले आगे बढ़ रहे थे, अचानक एक नई टीम की ओर खिंच गए। उन्हें देखो, पूरी तरह गियर्ड है। किसी ने फुसफुसाया। और बीच में कौन है पता है? वेल्दी वर्ल्ड। ये नाम सुनते ही सब समझ आ गया। होंगटू के मन में जिज्ञासा जागी। वो उस प्लेयर को देखना चाहता था जिसकी रेपुटेशन उससे भी आगे निकल चुकी थी। दोनों की नजरें हवा में टकराईं और वे डंजन एंट्रेंस पर आमने सामने आ गए। होंगटू ने पहले बात की, चूंकि हम सब यहां हैं, एक वेजर हो जाए? वेल्दी वर्ल्ड में रुचि से पूछा। और गिल्ड मास्टर होंगटू क्या दाव लगाना चाहेंगे? चलो बेट करते हैं कि मिस्ट वेल फॉरेस्ट सबसे पहले कौन क्लियर करता है। होंगटू बोला, मेरा टैलेंट और तुम्हारी वेल्थ परफेक्ट मैच है। कोऑपरेट ना करना बेवकूफी होगी। अगर मैं फर्स्ट क्लियर ले आया तो तुम मेरी गिल्ड ज्वाइन करोगी, और अगर तुम पहले क्लियर कर गई तो मेरी गिल्ड भविष्य में तुम्हारी एक टास्क पूरी तरह असिस्ट करेगी। वेल्दी वर्ल्ड ने तुरंत स्टेक्स बढ़ा दिए। एक नहीं, 3 टास्क्स। होंगटू आत्मविश्वास से हंसा, डील। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। कंग्रेचुलेशंस टू सुमुबाई फॉर अचीविंग द फर्स्ट क्लियर ऑफ मिस्ट वेल फॉरेस्ट। अचानक आई इस अनाउंसमेंट ने दोनों को स्तब्ध कर दिया। क्या? होंगटू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। फिर से सुमुबाई। अभी जो वेजर हुआ था अब मजाक जैसा लग रहा था। होंगटू ने झेंपते हुए कहा, चूंकि नॉर्मल डिफिकल्टी का फर्स्ट क्लियर जा चुका है तो हार्ड पर बैट करते हैं। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लगातार सिस्टम अनाउंसमेंट्स पूरे न्यूबी विलेज में गूंज उठी। Congratulations to player White Knight for achieving the first clear of Mist Vale Forest on Hell difficulty. Congratulations to White Knight for becoming the first player to solo kill a Dark Gold boss. दृश्य देखकर होंगटू दांत पीसने लगा। कुछ कहे बिना वो मुड़कर चला गया। कॉटल कैंडी ने सिर टेढ़ा कर वेल्दी वर्ल्ड से पूछा, सिस्टर क्या हम अंदर जा रहे हैं? वेली वर्ल्ड ने सिर हिलाया, जल्दी नहीं, फर्स्ट क्लियर तो जा चुका है, थोड़ा इंतजार करने में क्या हर्ज है। असल में वो सुमुबाई के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, ताकि अंदर जाने से पहले उनकी ट्रेड पूरी हो सके। उसी समय न्यूबी विलेज नंबर 8888 में एक प्लेयर लंबी तलवार थामे हेल डिफिकल्टी पर मिस्ट वेल फॉरेस्ट सोलो चैलेंज कर रहा था, लेकिन गॉब्लिन किंग के सामने उसे बढ़त नहीं मिल रही थी। अनाउंसमेंट देखते ही वो बुदबुदाया, फिर से मोबाइल? उसने आखिर कौन सा टैलेंट अवेकन किया है? मैं तो कब से इस गॉब्लिन किंग से लड़ रहा हूं और अभी तक गिरा नहीं पाया। दूसरी तरफ जाओ शू ने वो नाम देखा। उसके मन में अचानक एक जानी पहचानी भावना उभरी। उसने रुयान की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, रुयान क्या ये वही नहीं जो पहले तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था? अब नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उनकी फ्लर्ट के बीच वो अचानक ठिठक गई, जैसे कुछ याद आ गया हो। ये नाम किसी की याद दिलाता है। फिर उसकी आवाज में यकीन बढ़ गया, हाँ वही है।
वो गेम्स खेलते समय हमेशा यही नाम इस्तेमाल करता था। जाओ शू ने अविश्वास में सिर हिलाया। असंभव, वो तो मर चुका होना चाहिए। ऑक्सीजन ट्यूब हमने खुद निकाली थी, और वैसे भी इस नाम का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस होगा। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर सच में वो वही लड़का है तो मामला और आसान हो जाएगा। क्या वो पहले उसके पीछे पागल नहीं था? उसे फिर से ल्योर करना सब कुछ सुलझा देगा। लू रुयान ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, मेरे चाम के सामने वो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। उसी समय मोबाई ने सफलतापूर्वक स्केलेटन किंग गॉब्लिन किंग को हरा दिया और एक बिल्कुल नई अचीवमेंट अनलॉक की। वो ब्लू स्टार रीजन का पहला ऐसा प्लेयर बन गया जिसने अकेले ही डिजास्टर टियर डंजन को क्लियर किया। रिवॉर्ड्स में एक प्रोफेशन बुक, एक एस रैंक स्किल बुक और एक एपिक ग्रेड इक्विपमेंट शामिल थे। रिवॉर्ड्स को देखकर मोबाई ने एक ठंडी हंसी हंसी। जैसा कि एक डिजास्टर टियर डंजन से उम्मीद थी, इसका पे ऑफ सच में बहुत ही शानदार था। उसने तुरंत अपनी इन्वेंट्री खोली और उस नई स्किल को लर्न कर लिया। ये स्किल उसे लाशों से डेथ एनर्जी एक्सट्रैक्ट और स्टोर करने की एबिलिटी देती थी। हर एक्सट्रैक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट थी, इसमें कोई कंजम्पशन नहीं लगता था और ये तुरंत उसकी एचपी या मैना को रिस्टोर कर सकती थी या फिर किसी समन्ड यूनिट को एनहांस करने के लिए यूज की जा सकती थी। इस एबिलिटी के साथ मोबाई को अब मैना कंजम्पशन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। भले ही उसकी बस एक बूंद एचपी बची हो, वो बिना किसी हिचकिचाहट के एंडलेसली समन करने के लिए डेथ एनर्जी पर रिलाई कर सकता था। उसने स्किल को एक टियर अपग्रेड किया, जिससे वो तुरंत इवॉल्व होकर एक एसएस रैंकिंग टियर स्किल बन गई। फिर मोबाई अपने पीछे पड़े स्केलेटन किंग के अवशेषों की ओर मुड़ा और बुदबुदाया, चलो इसकी शुरुआत तुम पर टेस्ट करके करते हैं। एक ही पल में हड्डियों से डेथ एनर्जी का सैलाब फूट पड़ा। पूरे 320 पॉइंट्स डेथ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गए, जिससे स्टोरेज कैप तुरंत भर गया। ये देखकर मोबाइल सोच में पड़ गया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो क्रीचर पहले से ही अनडेड था, इसलिए उसकी डेथ एनर्जी इतनी डेंस थी? ठीक उसके बाद उसके सामने एक शानदार चमकता हुआ मैजिक रोब दिखाई दिया, शायद ब्लू स्टार रीजन का पहला एपिक ग्रेड आइटम। बदकिस्मती से इसे यूज करने से पहले अप्रेजल की जरूरत थी और इसकी कॉस्ट पक्का बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उसने अभी के लिए इसे स्टोर कर लिया। तभी उसे एक बात का एहसास हुआ। वो तेजी से बिखरी हुई हड्डियों की तरफ गया और उनमें तलाश करने लगा, सोचते हुए, मैंने तुम्हें 2 बार मारा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने कुछ भी काम का ड्रॉप ना किया हो। मैं ये सब इकट्ठा करके उस लड़की को बेच दूंगा। जैसा कि मोबाइल ने एक्सपेक्ट किया था, ये सचमुच एक बहुत बड़ा लूट एक्सप्लोजन था। गोल्ड, जेम्स, डार्क गोल्ड इक्विपमेंट, सीरियल बुक्स, बी रैंक स्किल बुक्स। कमाल है, इसने तो बेसिकली गॉब्लिन किंग का पूरा स्किल पूल ही खाली कर दिया। उसी पल तीनों स्किल बुक्स एक साथ चमकने लगीं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, चूंकि आपके पास समन स्केलेटन वॉरियर, समन स्केलेटन आर्चर और समन स्केलेटन मेज है, ये स्किल्स अब मर्ज होकर समन एडवांस स्केलेटन स्किल फ्यूजन बन जाएंगी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मोबाइल ने तुरंत इसे अपग्रेड करना चूज किया। स्किल पैनल चेक करने पर उसे एहसास हुआ कि नई स्किल ने पिछली स्किल्स को ओवरराइड कर दिया है, जबकि आर्चर और मेज ब्रांचेज अभी भी लॉक्ड थीं। ऐसा लग रहा था कि एक और अपग्रेड की जरूरत होगी। एडवांसमेंट रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करने के बाद मोबाइल ने डिसाइसिवनेस के साथ नो कंजम्पशन ऑप्शन को सिलेक्ट किया। आखिर उसके पास अभी वेस्ट करने के लिए ना तो स्पेयर गोल्ड था, ना ही लाइफ स्पैन। तभी हवा में से एक ब्लू स्फीयर प्रकट हुआ। हैरानी की बात यह थी कि ये क्वेस्ट आइटम था, हेल्स क्रिस्टल बॉल। सिस्टम ने पूछा, क्या आप क्वेस्ट हेल्स लेगेसी एक्सेप्ट करते हैं? ध्यान दें, ये एक्सट्रीम डिफिकल्टी वाला एपिक टियर क्वेस्ट है, कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। हेल्स क्रिस्टल बॉल को एक्सेप्ट करने से इसकी सील आंशिक रूप से हट जाएगी और ये टेम्परेरी आपके इक्विपमेंट के रूप में बाइंड हो जाएगा। यदि रिजेक्ट किया तो क्रिस्टल बॉल स्पेस को चीरते हुए किसी और चोजन वन को खोजेगी। तो ये हिडन स्टोरी लाइन का असली रिवॉर्ड था। सू मोबाई ने सोचा कि चूंकि ये एक आइटम है तो इसे अपग्रेड किया जा सकता है। अगले ही सेकंड उसने क्रिस्टल बॉल को अपग्रेड कर दिया। क्वेस्ट तुरंत डिलन्स लैमेंट में बदल गया, अनइमेजिनेबल डिफिकल्टी वाला एक लेजेंडरी टियर क्वेस्ट। कृपया फिर से विचार करें, अगर आपके पास चीट्स हैं तो इस वार्निंग को इग्नोर करें। जाहिर है मोबाइल ने हिचकिचाहट नहीं की। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपने लेजेंडरी क्वेस्ट डिलन्स लैमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। आपके लो लेवल के कारण आपको फर्स्ट फेज अनलॉक करने के लिए 1 महीने के भीतर लेवल 30 तक पहुंचना होगा। ऐसा ना करने पर डिलन्स क्रिस्टल बॉल खो जाएगी। क्रिस्टल बॉल के स्टैट पैनल की जांच करने के बाद मोबाइल हैरान हुए बिना नहीं रह सका। स्पेट क्रिटिकल बोनस बेतुकी स्तर पर पावरफुल था। ये सब उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था और अब आखिरकार वेल्दी वर्ल्ड से पर्सनली मिलने का समय आ गया था। इस बीच डंजन एंट्रेंस पर मार्शमेलो ने बेचैनी से पूछा, वेल्दी वर्ल्ड, हम अंदर कब जा रहे हैं? अंकल काफी देर से अंदर हैं। वेल्दी वर्ल्ड ने बस अपना सिर हिलाया, जल्दी नहीं है, थोड़ा और इंतजार करते हैं।
और वाकई 2.5 सेकंड से भी कम समय बाद सुमुबाई टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर निकला। उसे देखते ही वेल्दी वर्ल्ड तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास गई। ब्रदर नाइट, आप आखिरकार बाहर आ ही गए। सुमुबाई ने मन ही मन सोचा, क्या वो वाकई यहाँ इंतजार कर रही थी? अपने मुंह पर एक हाथ रखते हुए वेल्दी वर्ल्ड फुसफुसाई, क्या आप गुड्स लाए हैं? कहीं और चलकर ट्रेड करें। मुबाई ने बेबसी से जवाब दिया, जरूरत नहीं है, हम यहीं करेंगे। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और सेवरल स्केलेटन वॉरियर्स को समन किया, जिन्होंने उनके चारों ओर एक टाइट सर्कल बना लिया। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर कोई सदमे में था। इसे अपनी आंखों से कंफर्म करने के बाद वेल्दी वर्ल्ड को अब और भी पक्का यकीन हो गया, वो बिल्कुल एक ट्रिपल एस रैंक प्लेयर था। उसने तुरंत उसकी चापलूसी की। ब्रदर व्हाइट नाइट, आपकी स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग है। सुमुबाई ने साफ लहजे में कहा, सामान बहुत ज्यादा है, क्या तुम ये सब खुद ले सकती हो? उसकी कंफर्मेशन मिलने के बाद इक्विपमेंट का एक पहाड़ जमीन पर गिर पड़ा, जिससे पास खड़े सभी लोग पूरी तरह सन्न रह गए। वेल्दी वर्ल्ड भी अपने ऑफर के साथ उतनी ही सीधी थी। ब्लैक आयन गियर 5 सिल्वर कॉइन्स ईच, ब्रॉन्ज गियर 20 सिल्वर कॉइन्स ईच, अर्थ टियर स्किल बुक्स 20 गोल्ड कॉइन्स ईच। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने उसे सिक्कों की एक थैली थमा दी। कोई बात नहीं, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर व्हाइट नाइट, गो अहेड और गोल्ड चेक कर लीजिए। वो अचानक ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने सब कुछ भांप लिया हो। ब्रदर व्हाइट नाइट, अब असली गुड स्टफ निकालने का समय आ गया है। सुमुबाई हंसा। माल तो उसके पास था, लेकिन क्या उसके पैसे काफी होंगे, ये एक अलग सवाल था। एक ही पल में शानदार रोशनी से चमकते हुए कई गियर बाहर उड़े। भीड़ की सांसें थम गई। ये गोल्ड टियर इक्विपमेंट था, और सिर्फ एक या दो नहीं, कॉटन कैंडी तो और भी ज्यादा हैरान थी। वहां सी रैंक स्किल बुक्स भी मौजूद थीं। थोड़ी देर रुकने के बाद वेल्दी वर्ल्ड ने माना, लगता है अभी हमारे फंड्स पूरे में ही पड़ रहे हैं। खैर, मायरियड वर्ल्ड्स गेम में बाइंडिंग ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा है, इसलिए उसे उसके मुकर जाने की चिंता नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ फुल वैल्यू पर काउंट करेगा और मैं कल बाकी डिफरेंस चुका दूंगी। वेल्दी वर्ल्ड की आंखें तुरंत चमक उठी। ब्रदर, आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि मैं भी मोल भाव नहीं करूंगी। अपनी कीमत बताइए। मोबाई ने स्किल बुक्स में से एक को उठाया। बाकी सब नेगोशिएबल है, लेकिन इसकी कीमत 500 गोल्ड है। रेजरेक्शन कॉम्बैट के बाहर ये ऑटोमेटिकली एक टारगेट प्लेयर को रिवाइव कर सकती है और उनके डेथ पेनल्टीज को 50% कम कर सकती है, लाइफ स्पैन लॉस को छोड़कर। कॉटन कैंडी की तो लगभग लार टपकने लगी। यहाँ तक कि एक गॉड टियर स्किल भी, ये तो इनसेन है। डील मौके पर ही पक्की हो गई। वेल्दी वर्ल्ड ने कंफर्म किया, ब्रदर, मैं बाकी का गोल्ड कल डिलीवर कर दूंगी, ये चलेगा ना? मोबाई ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं। उन्हें जाते देख मोबाई ने सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू किया। उसे याद आया कि गॉड ऑफ वेल्थ टैलेंट का पहला इफेक्ट दिन में एक बार मनी ट्री यूज करने देता है, जिससे रैंडम 1 से 999 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। वेल्दी वर्ल्ड का कल तक 500 गोल्ड प्रोड्यूस करने का कॉन्फिडेंस साफ तौर पर उसके टैलेंट के बाकी 2 इफेक्ट से आ रहा था। फिर मोबाई ने उन्हें आवाज दी, वैसे क्या तुम्हें ब्रॉन्ज बॉस फर्स्ट किल के लिए 2 सोल स्टोन्स नहीं मिले थे? एक और डील करनी है, मैं तुम्हें मिस्ट वेल फॉरेस्ट की नाइटमेयर डिफिकल्टी का फर्स्ट क्लियर सिक्योर कर सकता हूं, और यहां तक कि तुम्हें हेल डिफिकल्टी फार्म करने की एबिलिटी भी दे सकता हूं। मेरी कंडीशन सिंपल है, फर्स्ट क्लियर सोल स्टोन्स और जो तुम्हारे पास पहले से हैं वो सब मुझे चाहिए। वेल्दी वर्ल्ड और मेपल ने एक दूसरे को देखा और फिर साथ जवाब दिया, डील। उस पल मोबाई घास पर आराम से लेटा हुआ धूप सेंक रहा था, जबकि सिस्टम नोटिफिकेशंस उसके कानों में बज रहे थे। 1 HP हो या ना हो, लाइफ अब भी कंफर्टेबल थी और लेवलिंग अप बिल्कुल भी स्लो नहीं हुई थी। पलक झपकते ही उसका लेवल 9 हो चुका था। फिर भी अप्रेजर कहीं नहीं मिला। वो इतनी दूर सिर्फ अपना इक्विपमेंट अप्रेज कराने आया था, लेकिन पता चला कि अप्रेजर का कोई नामो निशान नहीं है। एक भरा चंगा अप्रेजर जिसे पेंटिंग का जुनून सवार था, दुकान में रहने से इनकार कर रहा था और इंस्पिरेशन के लिए घास के मैदानों में भटकने की जिद पकड़े हुए था। तभी सिस्टम ने अचानक उसे नोटिस किया कि एक स्केलेटन वॉरियर मारा गया है। वो सरप्राइज में जम गया। इंस्टेंटली किल्ड। उस स्केलेटन वॉरियर की लगभग 1.5 लाख HP थी। उसे 1 शॉट कौन कर सकता है? क्या ये अप्रेजर हो सकता है? अगर NPCs इतने भयानक थे तो उसे अपने लिए पहले से ही और लाइफ स्पैन बचा कर रखनी चाहिए थी। अचानक मोबाई के पीछे एक फिगर प्रकट हुई और उसने जोर से सांस छोड़ी। नॉट बैड किड, तुम एक्चुअली हड्डियों के इतने सारे ढेर समन करने में कामयाब रहे। सुमुबाई तेजी से घूमा और उसे रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली वही अप्रेजर था। जब उसने उस आदमी का स्टेटस पैनल चेक किया तो वो सिर्फ क्वेश्चन मार्क से भरा हुआ था। टेरिफाइंगली स्ट्रांग, बिल्कुल जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। अप्रेजर ने इम्पेशेंटली कहा, मैं आखिरकार इंस्पिरेशन के लिए स्केच बनाने बाहर निकला था और तुम्हारे जंक बोन्स के ढेर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम कैसे कॉम्पेंसेट करोगे? मोबाई ने जल्दी से कॉइन्स का एक पाउच निकाला और कॉशियसली पूछा, क्या पैसों से काम चलेगा? बिना एक शब्द कहे अप्रेजर ने उसे छीन लिया। क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूं जिसके पास पैसों की कमी है? जैसे ही सुमुबाई मन ही मन शिकायत करने वाला था, अचानक एक पेंटिंग उसकी बाहों में थमा दी गई। मैं अनरीजनेबल नहीं हूं, अप्रेजर ने कहा। 100 गोल्ड और ये पेंटिंग तुम्हारी हुई। मेरा काम ऐसा नहीं है जो किसी को भी मिल जाए। खुद को लकी समझो।
हालांकि जब मोबाई ने नीचे देखा तो उसकी बोलती और भी बंद हो गई। ये अप्रेजर द्वारा कैजुअली ड्रॉ की गई पेंटिंग से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो किसी 3 साल के बच्चे की ड्राइंग से भी बेकार थी। ऐसा लगा जैसे अप्रेजर ने उसके थॉट्स पढ़ लिए हों। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया और उसने उसकी तरफ उंगली उठाई। ये देखते ही सू मोबाई ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। सीनियर, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं बस पहले खुद को काम करना चाहता था ताकि बाद में आपकी क्रिएशन के पीछे छिपे इनसाइट को ट्रूली अप्रिशिएट कर सकूं। अप्रेजर ने तुरंत मोबाई के कंधे पर हाथ रखा और हंसा। नॉट बैड किड, आज मेरा मूड अच्छा है। क्या कुछ ऐसा है जिसे तुम अप्रेज करवाना चाहते हो? मैं इसे फ्री में कर दूंगा। अगले ही पल डार्क गोल्ड टीयर इक्विपमेंट के कई पीसेस अप्रेजर की आंखों के सामने फ्लोट करने लगे। वो एक पल के लिए जम गया और फिर बोला, तुम्हारे पास रियल स्ट्रेंथ है और किस्मत भी डैम गुड है। हालांकि अंदर ही अंदर वो कर्स कर रहा था। 4 डार्क गोल्ड आइटम्स को अप्रेज करने के 100 गोल्ड, ये तो मैसिव लॉस था। एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ अप्रेजर ने स्पेल्स चैंट करना शुरू किया। शैडो बूट्स इक्विप होने पर ये ऑटोमेटिकली स्किल घोस्ट स्टेप ग्रांट करते हैं। बोन आर्मर वेरर के चारों ओर स्केलेटल आर्मर समन करता है, जो डैमेज रिडक्शन और 300% डैमेज रिफ्लेक्शन इफेक्ट देता है। बोन ग्रेट स्वॉर्ड, इसमें हेवी स्ट्राइक आता है जो अटैक्स को ट्रिपल डैमेज ट्रिगर करने का चांस देता है। नेकलेस ऑफ द डेड अटैक से कर्स अप्लाई करते हैं जो टारगेट के फिजिकल और मैजिकल डिफेंस को 100 पॉइंट्स कम कर देता है, और स्किल फियर ऑफ द डेड ग्रांट करता है जो फियर बेस्ड डीबफ्स के इफेक्ट्स को 50% तक रिड्यूस करता है। अप्रेजल खत्म करने के बाद अप्रेजर जाने के लिए मुड़ा। नॉर्मली मैं इनमें से किसी एक के लिए भी 100 गोल्ड चार्ज करता हूं। किड, आज तुम्हारी लॉटरी लग गई, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अगली बार अपनी हड्डियों के ढेर को मुझसे दूर रखना और मेरी स्केचिंग बर्बाद करना बंद करो। ये सुनते ही मोबाई ने जल्दी से उसे रोका। अप्रेजर इम्पेशेंटली वापस मुड़ा। अब क्या है ब्रैट, मुझे मत बताना कि तुम्हारे पास अभी भी अप्रेज करने के लिए डार्क गोल्ड गियर बचा है। मोबाई ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराया। सीनियर, एक्चुअली एक और है, एक एपिक ग्रेड आइटम। डार्क गोल्ड अप्रेजल्स पहले से ही एक्सपेंसिव थे, तो उससे हायर टियर का कुछ और भी महंगा होगा। चूंकि अभी फ्री था तो उसे चांस लेना ही था। अनएक्सपेक्टेडली अप्रेजर ने अपनी पीठ फेर ली। मैंने कहा था कि ये फ्री है और मैं तुमसे चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अप्रेजल स्किल लेवल इतना लो है कि मैं उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मोबाई जम गया। आप इसे अप्रेज नहीं कर सकते? अप्रेजर ने नाक सिकोड़ी। मैं स्टार्टअप विलेज में बस एक पार्ट टाइम अप्रेजर हूं। एपिक गियर अप्रेज ना कर पाना, क्या ये बात सेंस नहीं बनाती? मोबाई ने इस बारे में सोचा और एक्चुअली ये सही था। अप्रेजर ने अचानक ऐड किया, किड, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अप्रेजल सिखा दूं? मोबाई के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई। ये इनक्रेडिबल था। अब से उसे अप्रेजल्स पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्रेजर ने अचानक एक स्लाई ग्रिन दी और हाँ में सिर हिलाया। जरूर, लेकिन इसकी कुछ ट्यूशन कॉस्ट लगेगी। उसने 5 उंगलियां उठाईं। 5? नहीं, 500। बोलते हुए उसने एक स्पेशली क्राफ्टेड कॉइन हवा में उछाला। हाँ, लेकिन इस तरह के होने चाहिए, एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स। मोबाई को खुशी की एक लहर महसूस हुई। उसे याद आया कि जब कॉपर कॉइन्स अपग्रेड किए गए थे तो वो एंशिएंट कॉपर कॉइन्स बन गए थे। उस लॉजिक से अपग्रेडेड गोल्ड कॉइन्स नेचुरली एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स बन जाएंगे। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ अप्रेजर मुड़ा और चलने लगा। कॉइन्स इकट्ठा करने में समय लो। तभी सूरुवाई ने एक हिडन क्वेस्ट ट्रिगर किया, कलेक्ट एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स, जिसका रिवॉर्ड था सेकेंडरी स्किल बेसिक अप्रेजल। जब तो मैंने इकट्ठा कर लो तब मेरे पास आना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सुमुबाई ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। अप्रेजर इम्पेशेंटली वापस मुड़ा। अब क्या है ब्रैट? उसने कॉइन्स का पूरा पाउच उठाकर दिखाया। सीनियर, जरा इसे देखिए। अप्रेजर जम गया, डिसबिलीफ में बार बार चेक करने लगा। तुम्हारे पास इतने सारे एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स कहां से आए? उसका रिएक्शन देखकर मोबाई जान गया कि काम हो गया। वो मुस्कुराया। तो सीनियर, क्या अब आप मुझे अप्रेजल सिखा सकते हैं? अप्रेजर जोर से हंस पड़ा और उसकी तरफ एक स्किल बुक उछाल दी। हा किड, तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। रखो इसे, ये तुम्हारी हुई। इसके बाद वो तुरंत गायब हो गया, सिर्फ एक आखिरी बात कहते हुए, किड, जब तुम 10,000 एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा कर लो तो मेरे पास फिर आना, मैं तुम्हें एक और बड़ा सरप्राइज दूंगा। हिडन क्वेस्ट ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया था। मोबाइल सोचे बिना नहीं रह सका कि वो बूढ़ा एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग था, अभी भी कुछ छिपा रहा था। लेकिन सिर्फ एक बेसिक अप्रेजल क्लियरली उसके लिए काफी नहीं था। अपग्रेड। एक सिंगल थॉट के साथ सू मोबाई ने अल्टीमेट अप्रेजल मास्टर कर लिया और हिडन सेकेंडरी प्रोफेशन अप्रेजर अनलॉक कर लिया। सू मोबाई ने खुद से बुदबुदाया, अब चीजों को अप्रेज करने के लिए इतना काफी होना चाहिए, है ना?
अनएक्सपेक्टेडली पहला ही अप्रेजल अटेम्प्ट फेलियर में एंड हुआ। सिर्फ 10% सक्सेस रेट के साथ सू मोबाई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उसकी किस्मत सच में इतनी खराब थी। हार मानने से इनकार करते हुए उसने बार बार अप्रेस करना शुरू कर दिया। 2.5 घंटे बाद सू मोबाई ने आखिरकार हार मान ली। फाइन, तुम जीते, मैं अभी के लिए अप्रेजिंग से बस करता हूं। उसी वक्त एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जो एक विल्डरनेस ट्रेजर चेस्ट की डिस्कवरी अनाउंस कर रहा था। अचानक दूर पहाड़ी से गोल्डन लाइट का एक धमाका हुआ। मोबाई की आंखें चमक उठीं। आज का दिन सच में सरप्राइजेस से भरा था। अगर चेस्ट हाई लेवल मॉन्स्टर्स द्वारा गार्ड किया गया तो रिवॉर्ड्स मैसिव होंगे। कुछ ही देर में वो लोकेशन पर पहुंच गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि चेस्ट के आसपास की जमीन प्रेरी वुल्फ्स के पैक से भरी हुई थी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये चेस्ट ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं था। अपने हाथ के इशारे के साथ कई स्केलेटन वॉरियर्स प्रकट हो गए। ऑल राइट बॉयज, काम पर लगने का वक्त आ गया है। उसने सोचा था कि ये आसान जीत होगी, लेकिन अचानक पीछे से भेड़ियों की चिल्लाहट गूंज उठी। एक ही पल में बेशुमार स्टार्विंग वुल्व्स हर दिशा से उमड़ पड़े, जिनमें कई एलीट वेरिएंट्स भी थे। मोबाई ने अपनी आईब्रो उठाई। क्या मुझे नंबर्स से ओवरवेल्म करने की कोशिश कर रहे हो? तो चलो देखते हैं किसके पास ज्यादा है। फुल स्केल क्लैशेस के कई राउंड्स के बाद वुल्व्स की संख्या क्लियरली कम होने लगी। जल्द ही सू मोबाई की एंडलेस स्केलेटल आर्मी ने उन्हें पूरी तरह साफ कर दिया। ये देखकर सू मोबाई हंसे बना नहीं रह सका। वो स्टार्विंग वुल्व्स कुछ खास नहीं थे। उनके सफाई से पहले उसकी स्केलेटल आर्मी पूरी तरह फॉर्म भी नहीं हुई थी। एक ही पल में एक्सपीरियंस पॉइंट्स की एक भारी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। नतीजतन मोबाई माइंड वर्ल्ड्स गेम के रीजन में लेवल 10 तक पहुंचने वाला पहला प्लेयर बन गया और उसे टाइटल मिला फार अहेड। फिर वो धीरे धीरे ट्रेजर चेस्ट की तरफ बढ़ा, ये सोचते हुए कि क्या इस तरह का विल्डरनेस चेस्ट अपग्रेड किया जा सकता है। अगले ही सेकंड एक सक्सेसफुल अपग्रेड नोटिफिकेशन गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि प्लेन्स की ये ट्रिप वाकई वेल वर्थ इट रही थी। एक अनलॉक्ड गोल्डन ट्रेजर चेस्ट डिस्कवर हुआ है, क्या आप इसे ओपन करना चाहेंगे? सू मोबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ओपन करना चूज किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक गोल्ड ग्रेड आइटम विदर्ड वुड स्टाफ ऑब्टेन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक गोल्ड ग्रेड ट्रेजर मैप ऑब्टेन किया है। मोबाई अपने आप मुस्कुराया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ट्रेजर मैप भी ड्रॉप होगा। बदकिस्मती से मैप पर मार्क्ड ओरिजिनल डेस्टिनेशन बिगिनर विलेज के बाहर था। उसी पल सिस्टम ने एक और अलर्ट इशू किया। आपका लेवल बिगिनर विलेज कैप तक पहुंच गया है। कृपया विलेज चीफ को लोकेट करें और अपनी असाइंड सिटी में ट्रांसफर हों। अब आप यहां एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे। तो लेवल 10 वाकई कट ऑफ था। अब और रुकने का कोई रीजन नहीं था। मोबाइल ने पहले विलेज चीफ को विजिट करने का फैसला किया और रास्ते में उसने ट्रेजर मैप को अपग्रेड कर दिया, जिससे वो डार्क थॉर्न में ट्रांसफॉर्म हो गया। सिस्टम ने रूट मार्क किया, जिसका डेस्टिनेशन जिंगली सिटी के बाहर विल्डरनेस में लोकेटेड था, और उसे ट्रेजर हंट शुरू करने के लिए वहां जाने का इंस्ट्रक्शन दिया। ये देखकर वो थोड़ा हेल्पलेस फील करने लगा। अभी के लिए ये डिस्टेंस तय करना बहुत मुश्किल था। इस बीच मिस्टवेल फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर हेजेमिनी स्क्वाड संतुष्ट चेहरों के साथ बाहर निकला। थोड़ी ही देर में एक सिस्टम अनाउंसमेंट हुई। हेजेमिनी गिल्ड को मिस्टी लैंड डंजन का हार्ड डिफिकल्टी पर फर्स्ट क्लियर सिक्योर करने के लिए बधाई। आसपास के प्लेयर्स ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। उसी पल होंगटू ने सभी को तैयार होने और नाइटमेयर डिफिकल्टी को चैलेंज करने के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर दिया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वेल्दी वर्ल्ड की टीम डंजन से बाहर निकली और तुरंत एक सिस्टम अनाउंसमेंट हुई। प्लेयर वेल्दी वर्ल्ड को बधाई, जिन्होंने अपनी टीम को नाइटमेयर डिफिकल्टी का फर्स्ट क्लियर सिक्योर करने के लिए लीड किया। इस नज़ारे ने होंगटू को मौके पर ही सन्न कर दिया। उसका चेहरा उतर गया और उसने सवाल किया, तुम लोग नाइटमेयर डिफिकल्टी इतनी जल्दी कैसे क्लियर कर सकते हो? वेल्दी वर्ल्ड ने बस एक ठंडी हंसी हंसी और शांति से जवाब दिया, बस गुड लक। उसके सबॉर्डिनेट्स में से एक के फुसफुसाकर समझाने पर होंगटू को असलियत समझ आई। उसने सामने घूरा और घुर्राया, तो ऐसी बात है, व्हाइट नाइट के सारे टॉप गियर और स्किल बुक्स एक्सक्लूसिवली वेल्दी वर्ल्ड को बेचे गए थे, है ना? जितना वो इस बारे में सोचता गया, उतना उसे गुस्सा आता गया। दांत पीसते हुए वो गुर्राया, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही वेल्दी वर्ल्ड अपनी टीम को रेस्ट करने और हेल डिफिकल्टी रन के लिए प्रिपेयर करने का ऑर्डर देने वाली थी, अचानक एक ब्लू प्लैनेट रीजनल अनाउंसमेंट आया। प्लेयर व्हाइट नाइट को बधाई, जिन्होंने ब्लू प्लैनेट रीजन में लेवल 10 तक पहुंचने वाला पहला प्लेयर बनने के लिए। ठीक उसके बाद सिस्टम ने अनाउंस किया कि चूंकि व्हाइट नाइट लेवल 10 पर पहुंच गया है, बिगिनर विलेज लेवल रैंकिंग्स अब शेड्यूल से पहले अनलॉक हो गई हैं। जब होंगटू ने देखा कि उसकी खुद की रैंकिंग व्हाइट नाइट और वेल्दी वर्ल्ड की टीम से नीचे गिर गई है, तो उसने गुस्से में नाक सिकोड़ी और एक कड़ी चेतावनी दी, ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, देखते हैं आखिर में कौन हंसता है। कॉटन कैंडी हैरानी से चिल्लाई, सिस्टर, व्हाइट नाइट तो बहुत ही ज्यादा फास्ट लेवल अप कर रहा है। जब हमने पहले ट्रेड किया था तब वो सिर्फ लेवल 8 पर था, ये तो रॉकेट लॉन्च जैसा है। वेल्दी वर्ल्ड पूरी बात समझ गई।
व्हाइट नाइट के साथ सॉलिड रिलेशनशिप मेंटेन करना अब टॉप प्रायोरिटी थी। चूंकि लाइफ सोल स्टोन्स पहले ही सिक्योर हो चुके थे, इसलिए उन्हें तुरंत डिलीवर करना ही बेस्ट था। उसने बाकी टीम को डिसमिस कर दी और अकेले ही टाउन वापस चल दी। कुछ ही देर में दोनों पक्ष अपनी तय की गई लोकेशन पर फिर मिले। वेल्दी वर्ल्ड ने आइटम सौंपे और कहा, व्हाइट नाइट, ये नाइटमेयर फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड से मिले 10 बिगिनर लाइफ सोल स्टोन्स हैं, और अगर फ्यूचर में तुम्हें और भी गुड स्टफ मिले तो हमें मत भूलना। मोबाइल पोलाइट बना रहा और उसने अपना पॉस्चर काम रखा। जिस पल उन्होंने हाथ मिलाया, उनका पहले से तय किया गया ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली पूरा हो गया। वेल्दी वर्ल्ड मुस्कुराई और उसे अश्योर किया कि प्राइसिंग पक्का सैटिस्फैक्ट्री होगी और अगर जरूरत पड़ी तो वो व्हाइट नाइट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने में भी नहीं हिचकेगी। मोबाइल वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। वो मुड़ा और तेजी से निकल गया, ये सोचते हुए कि ये सब सोशल मनूवरिंग उसे अफेक्ट नहीं कर सकती। वो बाद में फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। बिगिनर विलेज छोड़ने का मन बनाकर वो टाउन के सेंटर की तरफ बढ़ा। सामने वाली बिल्डिंग को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि यही विलेज चीफ का रेजिडेंस होना चाहिए। जैसे ही वो वहां पहुंचा, विलेज चीफ ने हैरानी से कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिसेंडर इतनी जल्दी लेवल 10 पर पहुंच जाएगा। सुमुबाई ने सिर हिलाया और बताया कि वो बिगिनर विलेज छोड़ना चाहता है। थोड़ी देर रुकने के बाद विलेज चीफ ने कहा, ये गॉड फॉरबिडन लैंड आज नहीं तो कल तुम जैसे डिसेंडर्स की ही होगी, मेरे साथ आओ। घर के अंदर एक हल्की चमक वाला टेलीपोर्टेशन एरिया नजर आया और विलेज चीफ ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। रास्ता दिखाते हुए चीफ ने समझाया कि ये गांव ईस्ट सी सिटी के अंतर्गत आता है, जो डिवाइन ड्रैगन एम्पायर की 10 प्राइमरी मेन सिटीज में से एक है, और साथ ही इसका सबसे प्रॉस्परस कोस्टल मेट्रोपोलिस भी। असली जर्नी सिर्फ वहीं से शुरू होगी। जैसे ही टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट हुआ, सुमुबाई ने विलेज चीफ का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि अगर किस्मत ने चाहा तो वो एक दिन जरूर लौटेगा। उसके जाने के बाद विलेज चीफ मुड़ा और एक गहरी आह भरी। गॉड फॉरबिडन लैंड में केओस का युग शुरू होने वाला था और कोई नहीं जानता था कि इस बार कितने लोग मारे जाएंगे। इस बीच एक दूसरी जगह पर किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह फिर से वही है। रुआन, क्या तुम्हें लगता है कि यह सच में मोबाई हो सकता है? रुआन ने नफरत से हंसते हुए कहा, वो है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इतना स्ट्रांग है तो एक बार मेरा उससे सामना हो गया तो वो मेरी पकड़ से बच नहीं पाएगा। अगले ही पल मोबाई ईस्ट सी सिटी पहुंच गया। दुनिया की रियलिज्म ने उसे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। उसके दिमाग में कंफ्यूजन की एक झलक कौन थी? बिगिनर विलेज छोड़ने पर उसे कोई इमीडिएट रिवॉर्ड्स नहीं मिले थे। जैसे ही ये विचार आया, डेथ कोडेक्स अपने आप लेवल 10 पर एडवांस हो गया। इसके बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, अनडेड क्रीचर्स को दिया जाने वाला डैमेज 100% बढ़ गया। यही सेम इफेक्ट उसके सभी समन्ड यूनिट्स पर भी अप्लाई हो गया। ठीक उसके बाद डेथ कोडेक्स ने अपनी ऑक्सिलरी एबिलिटी सोल ड्रेन अनलॉक की। जब भी सुमोबाई या उसके समन्स किसी टारगेट को मारते हैं तो सोल एनर्जी का एक हिस्सा अब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि उसके द्वारा मारे गए मॉन्स्टर्स का रीस्पॉन टाइम दोगुना हो जाएगा। उसके द्वारा मारे गए प्लेयर्स को डबल पेनल्टीज झेलनी होंगी, जिसमें लाइफ स्पैन लॉस भी शामिल है, जो 1000 सोल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा मोबाइल को डेथ कोडेक्स अनलॉक करने का एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिली, जिसका दूसरा स्पेशल इफेक्ट लेवल 30 पर अनलॉक होगा। इन इफेक्ट्स को पढ़ते हुए सुमोबाई के होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ गई। एम्प्लीफाइड डेथ पेनल्टीज और एक्सक्लूसिव ग्रोथ मैकेनिक्स पर बना ये सिस्टम वाकई इंट्रीगिंग था। अगले ही पल अनगिनत रून्स उसकी आंखों के सामने छा गए और सिस्टम ने अनाउंस किया कि उसने एक नई स्किल सीख ली है। नई हासिल की गई स्किल डेथ गेस का पूरा डिस्क्रिप्शन एक्टिवेट हो गया। ये 10 सेकेंड्स के लिए हर सेकेंड स्पेल पावर के 50% के बराबर ट्रू डैमेज डील करती है और फियर इफेक्ट अप्लाई करती है। जिन टारगेट्स का लाइफ टियर मोबाइल से कम होगा, गेज के प्रभाव में रहने तक उनके सभी एट्रीब्यूट्स जबरन 20% कम कर दिए जाएंगे, और इस इफेक्ट को किसी भी तरह की रेजिस्टेंस से कम नहीं किया जा सकता। यदि टारगेट मारा जाता है तो रिवाइव होने के बाद भी उसे 12 घंटे की वीकेंड स्टेट झेलनी होगी, जिसमें सभी एट्रीब्यूट्स 40% तक कम हो जाएंगे। इस स्किल को लगातार चैनल करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी मैक्सिमम रेंज 100 मीटर्स है और जहां भी ये गेज पहुंचती है, मौत साए की तरह पीछा करती है। मोबाइल ने मन ही मन कोसा, वो नियर डेथ सेंसेशन सचमुच बहुत बुरी थी। फिर उसे समझ आया, हर सेकंड ट्रू डैमेज और उसके साथ प्रॉक्सिमिटी बेस्ड स्केलिंग, जो डैमेज और रेंज दोनों को दोगुना कर देती है। ये बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी थी कि जिसकी तरफ वो देख ले उसका मरना तय था। उसी पल उसके पीछे एक गहरी और रौबदार आवाज गूंजी। ये सोचना कि डिसेंडेड लोगों में से कोई ऐसी शक्ति अवेकन करेगा। छोटे, तुम भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली दोनों हो। मोबाइल तुरंत मुड़ा और देखा कि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि सीतू जी था, ईस्ट सी सिटी का लॉर्ड, और वो इतना शक्तिशाली था कि उसका लेवल भांपा नहीं जा सकता था।